2024 के लोकसभा चुनाव में भदोही की जनता जौहरी की तरह इस बार प्रत्याशियों को परख कर फिर अपना वोट करना चाहती है। इसलिए भदोही की जनता जानना चाहती है कि प्रत्याशी उनके बीच बोल पाएंगे, उनकी समस्याओं को लोकसभा में रख पाएंगे या फिर पिछले सांसद महोदय की तरह केवल बातें करते रहेंगे। पहला सवाल है मेरा कि आप भदोही जनपद में आए हैं चुनाव लड़ने। यहां बार बार एक मुद्दा चला कि बाहरी बनाम जनपद का प्रत्याशी, इसमें आप अपने आप को कितना सिक्योर मानते हैं? भदोही जिला जैसे सबको मालूम है, ये बनारस जिला का एक हिस्सा हुआ करता था और फिर ये जिला अलग हुआ। वो सिर्फ मैं जिले की सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जब मुझे लगता है कि पिछले कई पीढ़ियों से हम लोग का पारिवारिक रिश्ता भी इस जिले में कई लोगों से है और पिताजी भी मेरे यहाँ से चुनाव लड़े हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और ये स्वाभाविक है कि भदोही की जनता ही तय करेगी कि कौन किसको वो अपना मानती है। हम लोग को जो अपनापन मिला है पिछले 1-1.5 महीने से जब हम लोग इस चुनाव मुहिम में जुड़े हैं, ये मुझे तो आश्वस्त कर देता है कि भदोही के लोगों ने तो अपना मान लिया है मुझे। और जिन लोगों को अपना बाहरी और भीतरी होने का जो ये अनुभव भदोही जिले का रहा है, मुझे लगता है कि वही बोल रहा है कि जो यहाँ से माननीय सांसद निर्वाचित होकर गया वो फिर पलट के यहाँ के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को लड़ाई लड़नी चाहिए उस तरह से नहीं लड़ी। वो ये कहिए कि वो पलट के दोबारा जनता की तरफ और जनता की समस्याओं की तरफ देखे नहीं है, इसीलिए लोगों को ज़्यादा कष्ट हो रहा है। वो हम लोग दूर कर लेंगे। आपको क्या लग रहा है जनपद की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? अब जनपद ये नया जिला बना और मुझे लगता है कि नए जिलों में जो पूरे प्रदेश में मैंने जो देखे हैं, नए जिलों में यहाँ पे विकास की गति सबसे धीमी रही है। जो मूलभूत सुविधाएं एक नए जिले को मिलनी चाहिए वो भी भदोही को अभी तक पूरी तरह से धरातल पे नहीं मिल पाई है। ये उदासीनता यहाँ के मैं कहूँगा, इसलिए मैं कहूँगा पिछले 2 सांसदों की है क्योंकि पहली बार 2 सांसद मिले हैं जिनको प्रदेश की सरकार भी मिली है। हाँ, दोनों चीज़ उनको मिला हुआ है और तब पर भी उन्होंने यहाँ की जो ज़रूरतें हैं, यहाँ जो जिले मुख्यालय की जो व्यवस्था है और जो जिला होने की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था पूरी नहीं कर पाए। बाकी लोग तो रहे हैं, जब विपक्ष की सरकार रही है, वो विपक्ष के सांसद रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ कठिनाई रही होंगी, वो मैं मान सकता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा बहुत तेज़ी से यहाँ से पलायन कर रहे हैं और आप बीच में लोगों के जा भी रहे हैं, इस तरह की समस्या आ रही होगी। ये सबसे बड़ी समस्या मुझे ऐसा लगता है कि क्या कारण हो सकता है? वो अगर आप कहेंगे कि वो जिले की समस्या है तो हर जिले की समस्या है। 10 साल में हम लोगों को वादा किया गया था एक पार्टी द्वारा कि प्रधानमंत्री जी जब बगल से लड़ेंगे तो एक गुजरात मॉडल उड़ के आएगा वहाँ से और वो गुजरात मॉडल यहाँ पे तेजी से औद्योगिक विकास करेगा। अब 10 साल बीत गए हैं, बनारस के आसपास वाले किसी जिले में कौन सा उद्योग लगा है? ये वक्त आ गया है उस पार्टी को और उस पार्टी के मुखिया को जो बगल के सांसद हैं, उनको बताने का वक्त आ गया है कि हमने ये औद्योगिक विकास, ये कम से कम शिलान्यास तो किया है बड़ी बड़ी फैक्ट्री की, पर ये सब बात नहीं करेंगे। आप देखिए उनके घोषणा पत्र में ये नहीं है कि हम लोग ने इतने फैक्ट्रियों की शिलान्यास कर दी, इतने दिन में वो तैयार होंगी। ये तो कम से कम जनता को बता दीजिए। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 15 साल अगर आप देखिएगा तो ये लोग हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस से और हम लोगों से 50-60 साल का, मगर हकीकत ये है कि 50-60 साल में हम लोगों ने, चाहे वो हमारे परबाबा रहे हों चाहे कांग्रेस पार्टी के अन्य लोग रहे हों, उन्होंने यहाँ पे औद्योगिक विकास किया है, भदोही जिले में किया है। औराई चीनी मिल की स्थापना हुई थी यहाँ पे, यहाँ पे इंदिरा मिल, वुलन मिल की स्थापना हुई थी, गोपीगंज में वुलन मिल की स्थापना, कंबल फैक्ट्री द्वारा ये किया गया था। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे परबाबा स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी, हमारे बाबा पंडित लोकपति त्रिपाठी जी का भी योगदान था। ये सारी हम गिना रहे हैं कि ये 3 विकास कार्य इस जनपद में, मुझे मत श्रेय दीजिए उसका, मगर पूर्व की सरकार ने की थी ये। अगर 50 साल में हम लोग ने 3 फैक्ट्री लगाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल में
कम से कम एक का तो शिलान्यास तो कराना चाहिए था। एक फैक्ट्री तो ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम बननी शुरू हुई टुकुर टुकुर, कि बस ये कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, हम भी कुछ नहीं करें। कालीन उद्योग तो है, उन्होंने बनाया ना, 14 के बाद शुरू हुआ कालीन उद्योग। उन्होंने जिस तरह की कील ठोक दी है कालीन उद्योग में, मुझे नहीं लगता है कि ये कालीन उद्योग और कालीन व्यवसाय यहाँ भदोही में बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा इनकी गलत नीतियों के कारण। इन्होंने ऑलरेडी जो सुविधा कालीन उद्योग को मिलती थी उसमें कटौती करना शुरू किया, कुछ घटी कालीन जो व्यवसाय है वो कुछ घटा, फिर उन्होंने जीएसटी के दायरे में ले आया, हाँ जीएसटी से और कुछ घटा। अब इन्होंने नया इनकम टैक्स का प्रोविजन ले आया है कि 45 दिन के अंदर अगर उन्होंने अपना भुगतान नहीं किया तो उनके ऊपर 30% की पेनल्टी लगेगी और सिमट जाएगा, और 5 साल और दे दीजिएगा। एक ऐसा और नियम ले आएंगे जिससे पूरी तरह से सिमट के यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के चल। जनता एक और बड़ा सवाल जानना चाहती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं, लोगों का ये कहना है कि कहीं वो जीतने के बाद फिर वो अपने प्रैक्टिस में ना चले जाएं, फिर हम उनसे मिलने को तरस जाएं। क्या आपका भी कोई प्रोफेशन है? हाँ, मैं देखिए, हम लोग बाबा विश्वनाथ और माँ विंध्यवासिनी की कृपा से परिवार के लोगों ने मुझे फ्री छोड़ दिया है राजनीति करने के लिए। सिर्फ राजनीति करता हूँ और कुछ करता नहीं हूँ। 365 दिन इसी कार्य में मैं रहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आए हैं राजनीति में, पर उनका आपको देखना होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो मझवा में जब 2022 में जीते हैं तो उन्होंने डॉक्टरी पे ज़्यादा ध्यान दिया कि अपने क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया, ये मैं नहीं जानता हूँ। आपको वहाँ पे मझवा के लोगों से पूछना होगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बस एक ही काम है। एक सवाल मेरा और है कि आपको क्या लगता है कि अगर जन सेवा की बात हो तो चाहे वो विधायक रहते हुए करें या सांसद रहते हुए करें, बात एक ही मानी जाएगी। अगर विधायक रहते हुए बीच में मझवा की जनता को वो छोड़कर सांसद का चुनाव लड़ने आए भदोही में, तो क्या लगता है? नहीं, ये मैं उस दिशा में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं भी विधायक था जब पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ा था। ठीक है, ये बात अलग है कि मैं उसी जनपद से लड़ा था जहां से विधायक था। पर ये सोचना होगा एक व्यक्ति के बारे में जिसने 2022 से लेके आज तक 3 बार पार्टी बदला है। हाँ, वो अस्थिर क्यों नहीं रह सकते हैं किसी एक विचारधारा के साथ, कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही राजनीति में आए हैं। उनका राजनीति का वही एक मापदंड है कि हम जब माननीय रहेंगे तो राजनीति चालू, हम माननीय नहीं रहेंगे तो राजनीति बंद। हो सकता है उनका आपका इशारा कहीं ना कहीं इस तरफ है कि वो केवल सत्ता के लोग हैं। मैं सत्ता का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। ये राजनीति जब तक उनके लिए कन्वीनियंट है, जब तक सुविधाजनक है, तब तक राजनीतिक है, और जब सुविधा नहीं रहेगी तो राजनीतिक नहीं रहेंगे, वो जाएंगे अपने पेशे में। यही मुझे लगता है कि इसी तरह से बहुत लोग आए होंगे राजनीति में, इसी तरह से किए होंगे, और ये भी कर सकते हैं। 3 तारीख को आपकी सभा रही लखनऊ में जी, और उस दिन आपने पर्चा नहीं भरा। पर्चे आपके द्वारा घोषणा की गई थी कि पर्चा भरा जाएगा। हाँ। फिर एक र्यूमर ये उठा कि आपका टिकट कट गया है, हाँ। इसलिए आपने पर्चा नहीं भरा। जी, ये जो र्यूमर उठ रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजनीति है, तरह तरह की चर्चा होनी चाहिए। सही चर्चा भी कुछ निकल के आएगी, कुछ गलत भी निकल के आएगी। जो लोग राजनीतिक हैं वो जानते हैं कि गांव देश में चर्चा होगी ही। उस दिन नामांकन सभा थी और ये कार्यक्रम था कि हम लोग जाएंगे वहां से नामांकन भरने। उस दिन मुझे भी लेट हो गया वहां पहुंचने में, और हम लोग को लगा कि अगर हम लोग अपने 10-10 प्रस्तावक को समय समय से वहां से लेके जाएंगे और 1-1.5 घंटे के लिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं रहूंगा तो वो कार्यक्रम थोड़ा सा उसमें व्यवधान तो उत्पन्न होता ही, और जो लोग मुझे सुनने आए थे, देखने आए थे, हो सकता है वो नाराज भी हो जाते। तो ये हुआ कि हम लोग टाल देते हैं। हर एक चीज को अर्थ का अनर्थ निकालना एक राजनीतिक दल की वो उनकी राजनीति का मुझे लगता है बुनियाद है। हम जैसा कि आपसे बार बार सवाल पूछते आए हैं, आपको नहीं लगता सिंबल आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? मैं मानता हूं, मगर इस चुनौती में आज डिजिटल युग है। जिसको खोजना होगा वो ऑनलाइन जाके दबा देगा और उसको सिंबल आ जाएगा। दूसरा, जब जनता को देना होता है वोट,
हम लोग प्रधानी में भी देखे हैं, जिला पंचायत में भी देखे हैं। कई बार जिला पंचायत का प्रत्याशी गांव में प्रचार तक नहीं करता है तो भी गांव वाले खोज के निकाल लेते हैं कि फलाने का निशान क्या है और जाके उसको वोटिंग कर देते हैं। ये चुनाव जनता का है, जनता को तय करना है। आसान होता कि एक अगर बहुत परिचित अगर वो चुनाव निशान होता तो चुनाव हो सकता है कुछ आसान आपके हो। कहने का मतलब है 21वीं सदी की जनता सब जानती है। सब जानती है और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्लस होगा, आप देखिएगा, क्योंकि जब हमारे कार्यकर्ता जाएंगे घर घर निशान पहचानवाने के लिए तो वो जनता का क्या रुख है, जनता के मन में क्या सोच है, वो सोच भी निकल के आएगी। जो खिलाफ है उनको मनाने की कोशिश करेंगे, जो साथ में है उनको और मजबूती से लगने के लिए निवेदन किया जा सकता है। कार्यकर्ता ही ये चुनाव लड़ाएंगे, जनता ये चुनाव लड़ाएगी और मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि अप्रत्याशित परिणाम आने वाला है सिर्फ इस निशान के चलते। प्रतापपुर और हड़िया 2 विधानसभा प्रयागराज से भदोही में जोड़े गए और वहाँ के लोगों का लगातार कहना है कि भदोही में तो कुछ जो सांसद रहते हैं वो आते जाते हैं, लेकिन इन 2 विधानसभाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब मैं एक ही चीज कहता हूँ, लोग कहते, वहां के लोग कभी कभी उनके मुंह से ये निकलता है कि दुर्भाग्य है कि हम लोग भदोही लोकसभा में जुड़ गए, वो फूलपुर से निकल के हम लोग भदोही में आ गए, दुर्भाग्य है। और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि इतना बड़ा सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा अगर एक एक्सपोर्ट का जिला है उसमें आपका क्षेत्र जुट जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कैसे हो सकती है बात। लेकिन उन लोगों को विकास नहीं मिल रहा ना। मैं आ रहा हूं उस पर। तो अब विकास जब नहीं आ रहा है तो आप अपना क्षेत्र थोड़ी ना बदलेंगे, आप अपनी सोच और आप अपने सांसद को बदलेंगे और वो लोग इस बार तैयार हैं उसके लिए। वो जानते हैं कि कौन करने वाले लोग हैं, कौन उनके बीच में रहने वाले लोग हैं और कौन उनकी लड़ाई लड़के अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग हैं। प्रतापपुर और हंडिया दोनों एक बहुत संभावनाओं के क्षेत्र हैं और मैंने वहां के जनता से बात करके उनके जो भी मांग मेरे प्रति थी, उनका जो भी निर्देश मेरे प्रति था, उसका पालन करूंगा मैं और उनके साथ मिलके इस भदोही लोकसभा को एक ऐसा लोकसभा बनाया जाएगा जो वास्तव में प्रयाग और काशी के बीच का एक सिर्फ क्षेत्र ना रहे, इसका कुछ और पहचान हो। कुछ ऐसे कार्य जो लगता है आपको कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो उसको प्राथमिकता से करना चाहेंगे? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो जिला होने का, नया जिला होने के नाते जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं उनको तो बहाल करना ही चाहिए सरकार को। उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि सरकार के पास फंड, इच्छा शक्ति सब कुछ है, बस यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। तो उन कार्यों को पूरा करेंगे। यहाँ पे बच्चे विश्वविद्यालय का मांग कर रहे हैं, लगातार उनकी इच्छा है कि यहाँ पे एक उच्च शिक्षा की संस्थान ऐसे ही हो ताकि उनको इलाहाबाद और बनारस ना जाना पड़े। वो लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल का हो, ये वही उसी मेजर इंजरी में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो इलाहाबाद और वाराणसी के अलावा कोई चारा नहीं है। अब आप जानते हैं यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी दिया गया माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में, उसको नहीं संचालित किया गया। मतलब सुविधाएं नहीं। हाँ, दुख होता है ये सारी चीजें देख के कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो भी नहीं चालू हो रहा है और या तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए वही नहीं बना है। वो लड़ाई लड़ी जाएगी और आसानी से वो लड़ाई लड़ी जा सकती है। भदोही का युवा जानना चाहता है कि ललतेश त्रिपाठी जिस सिंप्लिसिटी के साथ आज रह रहे हैं, क्या जीत हासिल करने के बाद भी वही सिंप्लिसिटी रहेगी या बदल जाएंगे? मैं तो हमेशा ही ऐसे रहा हूँ। मैं जब से राजनीति में आया हूँ और जब राजनीति में नहीं भी था तो भी यही था। ये कोई बनावटीपन तो है नहीं। मैं कोई बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर नहीं हूँ कि सवेरे इस तरह की एक्टिंग कर लूँगा और रात को किसी दूसरे तरह की एक्टिंग कर लूँगा। ये ललितेशपति त्रिपाठी है, जो आपको आज दिख रहे हैं यही ललितेशपति त्रिपाठी आपको कल दिखेंगे। कोई बदलाव थोड़ी ना आने वाला है। धन्यवाद। हम ललतेश त्रिपाठी जी से बात कर रहे थे और जनता के सवालों को हमने पूछा और उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। अब देखना होगा कि चुनावी महासमर में ललतेश त्रिपाठी जी किस तरह से अपना परचम लहराते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।